हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आपको मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी लेकर आऊंगा, और वो आज का दिन है जिसमें हम आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के रिगार्डिंग होगी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप अपने साथ कॉपी पेन साथ में रखें ताकि हम इस अकाउंटिंग इक्वेशंस को अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बेसिक की, तो पहले आप वो बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। लिंक जो है मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या साइट पे ऊपर चल रहा होगा, देख लीजिए आप। तो आप उस पर क्लिक करके पहले अपना बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, आप समझिए पहले इक्वेशन होती क्या है, पहले इक्वेशंस के बारे में आप समझिए, क्योंकि अगर आप इक्वेशन नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास दो साइडें हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होती है इक्वेशंस के मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में कोई जो वैल्यू है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसीलिए हम इसको इक्वेशन कहते हैं। अब अगर आपने मैथ्स में एक अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा जिसमें हम कहते हैं x + y = 3, तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है वो ये क्या करता है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जो ये बता रहा है कि x + y को अगर हम जोड़ेंगे वो 3 के बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू फिर 1 होगी, तभी वो 3 के बराबर आ सकती है। या x की वैल्यू 3 हो सकती है, देन y की वैल्यू 0, तो भी आपका आंसर 3 आना है। तो इस सब के इस इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, जो ये प्रूफ कर रहा है कि ये जो हिस्सा है x + y जो कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है आपके इस राइट हैंड साइड में। ऐसे ही अकाउंट्स में भी आपके इक्वेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो ये बोलता है कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में एसेट को रखेंगे तो वो अकेला कैपिटल प्लस लायबिलिटी इन दोनों के बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी अकेला एसेट जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर होगा किसके, एज अ राइट हैंड साइड में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। तो हमें इसी इक्वेशन को बैलेंस बनाते हुए चलना है। अगर मैं कहूँ एसेट हमारे पास 50,000 है तो कहीं ना कहीं कैपिटल 30 और प्लस लायबिलिटी 20 हो सकती है, क्योंकि हमें ये बराबर ही रखना है। 50 = आप देखोगे ये भी 30 और 20 50 है। या अगर कैपिटल आपका पूरा का पूरा 50 है तो लायबिलिटी फिर 0 होगी। ठीक है, अगर कैपिटल 40 है तो लायबिलिटी कितनी होगी बताइए, क्वेश्चन मार्क 10,000। तो मतलब आपको जो इक्वेशन बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि जितना एसेट आपका है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी को जोड़ करके उसी के बराबर होना चाहिए। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, सिंपल से वे में। अब कुछ ट्रांजैक्शंस होती है, उन ट्रांजैक्शन में हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ लिखवाऊँगा प्रॉपर अपनी कॉपी में उसे लिखना है, ताकि अगर ऐसे ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में मिलेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को सबसे पहले हम शुरू करें। फिर चलिए, सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चंस में आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिए होंगे। ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस अगर आपसे कोई पूछता है तो ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कंपनी में जो भी सेल परचेज से रिलेटेड या जो भी एंट्री हम कर रहे हैं
या जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप एंट्री बोल लो या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो एज अ अर्निंग पर्पस से कर रहे हैं, ठीक है, उन सारे ट्रांजैक्शन को अर्निंग पर्पस से कर रहे हैं, उसी को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। यानी कंपनी में जो भी लेन देन हो रहा है, सिंपल सी बात है, लेन देन, ठीक है, यानी जो भी कंपनी में लेन देन हो रहा है उसके ट्रांजैक्शंस को शो करना ही एज हम कह सकते हैं ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, कि बिज़नेस में जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, कि कब बिज़नेस ने कितना सेल किया, कितना परचेज़ किया, कितना खर्च किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। उसके बाद कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ आई, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने को ही हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और ये सारी की सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की ओर इशारा करती है। एक सारी क्या हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन आप समझ चुके हो। तो चलिए हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, जिसमें हम कैसे किसी चीज़ को हम शो करेंगे। तो आपको मैं कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह बताऊंगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपने फिल करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में कैसे शो होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करना क्या है, ये फॉर्मेट है, देखिए फॉर्मेट जो है ये फॉर्मेट है, यानी जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को करना होगा। तो क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट देखें तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहला कॉलम बनेगा ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। इसका कॉलम थोड़ा सा आपने बड़ा बनाना है, ताकि इसमें वही ट्रांजैक्शंस लिखी होंगी जो क्वेश्चन में मेंशन है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आप ये पूरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, पूरा आप लिखेंगे विद कैश। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप जो है समझ गए होंगे, तो इसमें हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन में जब आप ये लिख दोगे, और इस लाइन का मतलब क्या है, और दूसरे में अगर आप फॉर्मेट में एक कॉलम आपका ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद आप देखेंगे ये एसेट है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, और इसी के इक्वल में आपका कैपिटल है जो कि राइट हैंड साइड, और प्लस लायबिलिटी है, ठीक है, ये दोनों मिला के आपका राइट हैंड साइड बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अकेला एसेट लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल का साइन बीच में, जो कि इक्वेशन को बताता है कि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है, ठीक है। अब पॉइंट्स को देखते हैं हम कि पॉइंट्स क्या कहता है। कहता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो और वो भी कैश के थ्रू शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखना जब भी बिजनेस कैश के थ्रू शो होता है तो आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो इसीलिए बिजनेस का जो कैश है वो एज अ प्रॉपर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एसेट के नीचे कॉलम बनाएंगे कैश का, और उसमें हम 50,000 रुपये जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे। और जैसा कि बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो तो कहीं ना कहीं कैश तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ आपका कैपिटल भी बढ़ता है, इसीलिए कैपिटल में भी आपको क्या करना है, इसे प्लस करना है, और इसका लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, 0, ठीक है। समझ में आया आपको क्या किया मैंने? जब भी कोई ये लाइन क्वेश्चन में लिखा होगा कि बिजनेस स्टार्टेड, या राहुल एज अ प्रोपराइटर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राहुल ने बिज़नेस शुरू किया, मोहन ने बिज़नेस शुरू किया, XYZ कोई भी इंसान बिज़नेस शुरू करता है तो हमेशा कैश में जितना अमाउंट उसने पैसा बिज़नेस में लगाया कैश में प्लस कर देना है, और साथ साथ आपने कैपिटल में प्लस करना है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो फटाफट आप अपनी कॉपी में इस तरीके से फॉर्मेट को छोटा बना के आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप ये पॉइंट लिख लेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं।
सेकंड पॉइंट जो कि आपके सामने शो हो रखा है, परचेज गुड्स ऑन कैश, यानी बिज़नेस में हमने कैश के थ्रू, ये जो कैश हमने बिज़नेस में लगाया था ना, इसी बिज़नेस के कैश में से हमने कुछ गुड्स परचेज कर लिए। ठीक है, यानी जितना पैसा हमने बिज़नेस में लगाया, आप समझ लो कि बिज़नेस का अगर कंपनी में एक गल्ला है जहाँ पे पैसे रखे हुए हैं, उसमें से मैंने पैसा निकाला और जाके गुड्स को ख़रीद लिया। तो आप बताइए, कंपनी में जो कैश पड़ा हुआ था उससे मैंने गुड्स ख़रीद लिया, तो इसका मतलब ये है कि क्या आया और क्या गया। आप सिंपल से समझिए कि अगर मैं कंपनी के कैश का इस्तेमाल करके गुड्स ख़रीद रहा हूँ तो क्या करूँगा, एसेटी के आप जो है साइड में यहाँ एक स्टॉक का कॉलम बना लेंगे, चाहे आप स्टॉक के नाम से लिख दो या गुड्स के नाम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर आप स्टॉक में प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी जितने का पहले तो आप पहले ट्रांजैक्शन में तो आप ज़ीरो ही रखेंगे, आपने सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ लिखना है और जो भी कहानी ऊपर लिखी हुई है सभी आपने पूरा का पूरा यहाँ चेप देना है। ठीक है, हाँ, घबराना नहीं है, ये तो आप करने में माहिर हो तो इसे आप कर सकते हो आराम से। उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो, देखो इस लाइन का मतलब समझ में आ ही गया कि हमने कंपनी का कैश का इस्तेमाल किया और जिससे हमने गुड्स खरीदे। तो क्या हुआ, कैश में से माइनस, जितने का हमने गुड्स खरीदा उसे कैश में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, और किस में प्लस कर दो, क्योंकि कैश आया और बदले में हमने उससे स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक हमारे पास आ गया, यानी कैश में प्लस और कैश में माइनस और स्टॉक में प्लस। तो बाकी और कुछ में क्या करना है, बाकी सब में आप क्या लगा दो, ज़ीरो एंड ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से क्लोज कर देना है। ठीक है, जैसे आप दो ट्रांजैक्शंस लिखोगे आप इसे प्रॉपर तरीके से क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमने एज अ क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद जैसे आपके दो ट्रांजैक्शन हो गए, पहला ट्रांजैक्शन कौन सा था, जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, दूसरा ट्रांजैक्शन ये था परचेज गुड्स ऑन कैश। तो जब हम जैसे दो ट्रांजैक्शंस लिख देंगे उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखेंगे तब अब आपने यहाँ चेक करना है कि अब हमारा नया इक्वेशन क्या हुआ। तो आप बताइए, मेरे पास 50,000 का कैश था जिसमें से 20,000 कैश इस्तेमाल हो गया, तो अब मेरे पास जो कैश बचा है वो 30,000 का बचा है। साथ साथ मैंने 20,000 का स्टॉक भी ख़रीदा है, तो अब मेरे पास जो स्टॉक है वो 20,000 का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि कैपिटल में पहले कुछ नहीं हुआ, जैसे 50,000 थे तो उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, तो वैसे का वैसा ही उतार देंगे, कितना, 50,000, और लायबिलिटी ज़ीरो थी तो ज़ीरो। अब देखिए ये इक्वेशन बराबर है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। 30,000 और 20,000 50,000, और यहाँ पे भी आप देखोगे कैपिटल में 50,000, यानी ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अब आप इसके आगे पॉइंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं जैसे जैसे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ आपने वैसे ही कंटिन्यू लिखना है। अब मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखूँगा, उसके बाद देन हम यहाँ पे नेक्स्ट से शो करेंगे। ठीक है, आपके सामने मैंने ये थर्ड पॉइंट लिख दिया है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, हमने उधार गुड्स खरीदे। तो आप बताइए इस बार, पहले तो मैंने जो गुड्स खरीदा वो उधार खरीदा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास गुड्स तो आएंगे, चाहे मैं कैश में खरीदूँ या उधार खरीदूँ, तो गुड्स में तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए मैं गुड्स में प्लस कर देता हूँ 10,000, ये गुड्स का यानी स्टॉक का कॉलम है, उसी में मैंने प्लस कर दिया। लेकिन आप बताइए कि ये जो मैंने गुड्स खरीदे, ये जो मैंने स्टॉक खरीदा, इसके बदले क्या मुझे पैसे दिए मैंने? नहीं, क्योंकि ये मैंने अभी उधार खरीदा है। तो जब मैंने पैसे दिए नहीं हैं तो मैं क्या कर दूंगा, कैश में कर दूंगा ज़ीरो। और साथ साथ अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसका राइट हैंड साइड में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल में तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम कोई चीज़ उधार खरीदते हैं तो जिस इंसान से खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, CREDITOR, क्रेडिटर। तो हम क्या करेंगे, जिससे हम उधार खरीदते हैं तो फिर उसका एक कॉलम बना के उसमें प्लस कर देंगे, यानी जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं।
तो आप लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर का कॉलम बनाएंगे और उसमें आप इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस अब आप ये जो पॉइंट्स पहले आपने ये लिख लेंगे ना, हाँ। जैसे ही अब आपका देखिए यहाँ पर भी 2 इक्वेशन हो गया। आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में तो आपने 2 लिया था, अब आप यहाँ पे सिर्फ 1 ले रहे हैं और फिर आप इसे क्लोज कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग में 2 इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए पहले से कोई डेटा नहीं होता है, इसलिए हमें स्टार्टिंग में 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद अब न्यू इक्वेशन आई गई है, तो न्यू इक्वेशन 1 पॉइंट हो गया प्लस तीसरा पॉइंट, तो इसका मतलब हमारे पास तो 2 ऑलरेडी हो गए, इसीलिए हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिख देंगे। और नेक्स्ट जैसे भी पॉइंट्स आते रहेंगे, चाहे 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट करने के बाद फिर अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज करके नया इक्वेशन निकालते जाएंगे, यानी एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे और प्लस उसमें से फिर हम देखेंगे कि ये माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कैश वैसे का वैसा ही रहेगा, कितना 30,000 प्लस अब हमारे पास स्टॉक कितने हो गए, 20,000 के पहले थे, 10,000 का अब है, तो टोटल कितने हो गए 30,000। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हमारे पास कैपिटल में कितना अमाउंट है 50,000 एंड लायबिलिटीज़ में कितना है 10,000, ठीक है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये 30 और 30 60,000, और इधर की साइड भी अगर आप देखेंगे तो 50 प्लस 10 कितना है 60। इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस स्लाइड में लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे और आपने ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस को, बस यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ 15 लिखा है, बुक में 10 होगा, 5 होगा, ठीक है ना। आप उसको उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, मैं आपको ये जो यहाँ पर जो एक प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ, इस तरीके से करा रहा हूँ, तो कि जब आप इसको रियल लाइफ में भी एज अ प्रॉपर आप अपनी बुक से नोट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आएंगी जैसे मैंने अभी आपको कराया, ठीक है। तो आपको फिर इधर उधर से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में पूरी क्लियर हो जाएगी, आप सेंस लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो 4th पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे सोल्ड गुड्स ऑन कैश, और फिर आप बताइए कि अगर मैं कोई भी गुड्स बेचूंगा तो क्या आएगा, और भी कैश में बेचा है, तो अगर मैं कैश में कोई भी गुड्स बेचता हूँ तो कैश में प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैश आया तो कैश में प्लस, और गुड्स में से क्या हो जाएगा माइनस। तो गुड्स में से माइनस करने का मतलब है आप क्या कर दो, उसको ब्रैकेट कर दोगे ना, तो अकाउंट्स में आप ब्रैकेट लगा रहे हो तो समझ लो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये भी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने का सामान बेचूंगा तो वो गुड्स में से माइनस हो जाएगा, यानी स्टॉक में से माइनस, और अगर कैश में बेच रहा हूँ तो कैश में हो जाएगा प्लस, क्योंकि कैश आया और गुड्स गया। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप इसे क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद अगेन आप न्यू इक्वेशंस निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो न्यू इक्वेशन देन आप आगे निकाल सकते हैं। तो न्यू इक्वेशन अगर आप निकालेंगे तो आप देखिए कैश आपके पास कितना हो गया है 45,000, और अब हमारे पास स्टॉक कितना है 30,000 में से 15,000 गया, तो अब हमारे पास 15,000 बचा। और अगर हम इधर कंपैरिजन करेंगे तो ये मेरे पास 50,000 है और ये मेरे पास 10,000 है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, 45 और 15 कितने हो गए 60, और 50 और 10,000 कितने हो गए 60। तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस करते जाना है। तो जैसे ही अगर नेक्स्ट पॉइंट भी करूँगा तो न्यू इक्वेशन के साथ आप 5th पॉइंट लिखेंगे, देन उसके बाद ये पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक टर्म्स बता दिए हैं कि ऐसे करने हैं। अब मैं आपको सिर्फ बस पॉइंट तो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट हो तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको इधर उधर की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स लिखूँगा आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो 4th पॉइंट तक तो मैंने यहाँ बता दिया है, लेकिन उसके बाद के पॉइंट्स क्या होंगे उसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। बस मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, देन आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ।
चलिए, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट्स अगर आपके क्वेश्चन में होंगे तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल वाली चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में। अब आप यहाँ देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पर सोल्ड मतलब बेचना, क्या मैंने बेचा, गुड्स को बेचा। क्रेडिट मतलब उधार, उधार मैंने इसको सेल किया है, ठीक है। तो आप बताइए, जब मैं किसी को उधार बेचूंगा तो मेरे पास तो कैश आएगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पूरी ट्रांजैक्शन लिखोगे जो ऊपर लिखी हुई है, और क्या करना, जब कैश में कुछ आया नहीं तो कैश रहेगा ज़ीरो, और उधार अगर बेचा है तो कहीं ना कहीं हम क्या कर देंगे, स्टॉक में से 20,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो उसको डेटर बोलते हैं, और जिससे हम उधार खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, जो कि लायबिलिटी में आता है। बट जिसको हम सेल करते हैं वो कौन होता है, डेटर होता है। इसीलिए हम डेटर में इसको क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि मैंने इसको उधार बेचा है तो इस इंसान से मुझे पैसा लेना है और इसीलिए ये मेरा डेटर है, ठीक है। तो यानी डेटर वो इंसान होता है जिससे मैं उधार बेचता हूँ। हु इज़ द डेटर, जिसे मैंने उधार सेल किया, ठीक है, जिसको सेल किया, आप इसे कह सकते हैं जिसको मैंने मतलब कंपनी ने सेल किया है, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए। और क्रेडिटर कौन होता है, जिससे मैं खरीदता हूँ, मैं भी तो किसी से उधार खरीदूंगा, तो जिससे मैं उधार खरीदूंगा तो वो कौन है, मैं अगर उधार खरीद रहा हूँ, ठीक है। बस आप ये देखिए, क्रेडिट एंड परचेज, क्रेडिट मतलब उधार और परचेज मतलब खरीदना। तो अगर मैं क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ तो वो क्रेडिटर है मेरे लिए, और मैं अगर किसी को उधार बेच रहा हूँ तो वो कौन है, हमारा डेटर है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, स्टॉक में से माइनस कर दिया और डेटर का कॉलम बना के, क्योंकि डेटर एसेट होता है इसलिए एसेट साइड रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने इसमें वो चीज़ प्लस कर दिया। तो इस तरीके से पॉइंट्स अगर आपको आएंगे तो आपको इसी तरीके से शो करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपको एक और पॉइंट आपके सामने लेके आया हूँ मैं, 6 पॉइंट। ये पॉइंट आपको हर बार दिखेगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, तो मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये पॉइंट्स हैं, ये है ही है, ये वीडियोस इसीलिए ही है ताकि जो भी ऐसे पॉइंट्स हो जो आपको परेशान कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखकर आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने उसे कॉपी में नोट करना है, बिना कॉपी में नोट किए काम नहीं चल सकता, इसीलिए आप इसे मूवी की तरह ना देखकर आप इसे कॉपी में नोट करना है। तो देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड 25,000। याद रखना, इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने सामान बेचा जिसकी कीमत, कॉस्टिंग मतलब कीमत 15,000 रुपये थी, और उसको जो मैंने सेल किया यानी सोल्ड किया वो कितने में किया, 25,000 में। तो आप बताइए 15,000 की चीज़ को मैं 25,000 में अगर बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, और कितने का प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे सर 10,000 को आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आपने इतना तो गैस कर लिया कि अगर आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग 15,000 है और उसको हमने 25 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का। तो हम क्या करेंगे, याद रखना, सामान को बेचने पर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल में कर देंगे प्लस। और अगर सपोज़ करो ऐसा होता कि लॉस होता, जैसे यहाँ 15,000 है, मैंने इसे 13,000 में बेच दिया, तो ऐसा भी हो सकता था कि 15 की चीज़ को अगर मैं 13,000 में बेचूं तो मेरे को लॉस हो रहा है इस केस में। तो और कितने का लॉस हो रहा है, आप कहेंगे सर 2,000 का। अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस कर देना, ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, ठीक है। ये प्रॉफिट के लिए है और ये लॉस के लिए, ठीक है। लायबिलिटी में कुछ नहीं होगा, इसलिए लायबिलिटी में 0 देन 0। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई अभी, ख़त्म इसलिए नहीं हुई है क्योंकि आपको यहाँ पर भी तो बैलेंस करना है, क्योंकि आपने तो राइट हैंड साइड में तो कर दिया कि कैपिटल में आपने
प्रॉफिट था तो प्लस कर दिया। ठीक है, मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि माइनस का 2000 कहाँ से आ गया। मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे। वो तो मैं आपको बता रहा था कि अगर लॉस पे बेचूंगा तो क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो जितने का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में हो गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्या याद रखना, स्टॉक में से हमेशा कॉस्टिंग प्राइस माइनस करते हैं, यानी जितने का सामान खरीदा था मैंने। तो कॉस्टिंग कितनी है 15,000, तो स्टॉक में से याद रखना 15,000 माइनस होगा, यानी कॉस्टिंग प्राइस CP कॉस्ट प्राइस। और कैश में प्लस होगा कितने का आपने सामान बेचा है, ये तो माइनस है। बेचा कितने में 25 में, तो मेरे पास कितने कैश आए 25,000। ये तो हर कोई बंदा सेंस में लगा सकता है कि अगर मैं किसी को 25,000 का सामान बेचूंगा तो वो तो मुझे 25,000 रुपये देगा ना। तो कैश में 25,000 प्लस, और वो चीज़ कितने की थी 15,000 की, इसीलिए स्टॉक में से 15,000 माइनस, क्योंकि बेचने पे तो स्टॉक जाता है। तो देखिए नेट इफेक्ट क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं SP यानी सेलिंग प्राइस हमेशा कैश में प्लस करना है। ठीक है, तो 25, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 25 जितने का मैंने सेल किया वो यहाँ आ गया, जितने की कॉस्टिंग प्राइस थी ये, और इसका जो रिज़ल्ट निकला प्रॉफिट जो कि आपका यहाँ आ गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और नहीं है तो आप ऐसा देखिए 25 में से 15 गए तो ऑब्वियसली कितना बचा 10 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को, ऐसे पॉइंट्स को आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजी है, इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, इतना ज़्यादा आपको इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पेड एक्सपेंस, यानी कंपनी कोई खर्चे पे करती है, जैसे रेंट का खर्चा हो गया, वेजेस यानी मजदूरी का खर्चा हो गया, लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट का खर्चा, यानी कमीशन पे अगर हम कोई काम करवा रहे हैं उसका खर्चा, या सैलरी। अगर कोई भी एक्सपेंस कंपनी पे कर रही है तो याद रखना उसे हम एक तो कैश में से माइनस करेंगे और दूसरा कैपिटल में से माइनस करेंगे, तभी ये बैलेंस होगा। तो अगर कैसे भी पॉइंट आ जाता है जैसे रेंट पेड, तो कैश में से माइनस कर देना, कैपिटल में से माइनस कर। वेजेस पेड लिखा हो तो समझ लेना, पेड वर्ड लिखा है तो समझ लेना एक्सपेंस है, तो आप उसे कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस कर देना। ठीक है, इसका कोई कॉलम नहीं बनाते क्योंकि हमारा यहाँ पर बात है एसेट और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का, एक्सपेंस का कोई नहीं है, तो इसलिए हम कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स अगर आते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पे किया। पे किया है तो इसका मतलब कैश तो माइनस होगा ही, यानी कैश में से आप माइनस कर देना। और याद रखना क्रेडिटर कहाँ होता है, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी साइड। तो क्रेडिटर में से भी 3,000 आपने माइनस करना है, क्योंकि जितना मैं पे करता जाऊँगा उतना ही उधार मेरा कम होता जाएगा। तो क्रेडिटर कौन था, वो इंसान जिसने मुझे उधार दिया। ठीक है, तो अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ तो उधार मेरा कम होता जाएगा। इसीलिए बच्चों की सोच पता क्या होती है, वो प्लस कर देता है क्रेडिटर में। क्यों प्लस कर रहा है भाई, तो और उल्टा लोन बढ़ा रहा है। लोन बढ़ाना नहीं है, लोन कम करना है। और लोन कम कैसे होता है, जब हम पे करते हैं। तो कैश में से भी माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश में पे किया है, और साथ साथ हम क्रेडिटर में से भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, गुड। अगर ऐसे पॉइंट्स आते हैं आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखिए परचेज फिक्स एसेट। यहाँ पे गुड्स नहीं खरीदा मैंने, यहाँ पर मैंने फिक्स एसेट खरीदा। फिक्स एसेट कौन से होते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, फिक्स एसेट है। और एसेट है तो इसका मतलब ये एसेट साइड आएगा। तो आपने क्या करना है इस केस में, अगर आप कोई भी फिक्स एसेट को खरीदते हो तो आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट को आप, जैसे आपने मशीन खरीदा तो उसका नाम लिखेंगे आप, जब मशीनरी। अगर आपने फर्नीचर खरीदा होता तो फर्नीचर लिखते, लैंड खरीदा होता तो लैंड लिखते, बिल्डिंग खरीदा होता तो बिल्डिंग लिखते। और जितने का खरीदा है वो आप उसमें प्लस कर दीजिए, और बदले में आपने कैश में पेमेंट की होगी इसीलिए कैश में से माइनस कर दीजिए। और अगर आप उधार खरीदते तो क्या करते, क्रेडिटर में प्लस कर देते, क्योंकि उधार का मतलब है क्रेडिटर, यानी हमने क्रेडिटर से खरीदा है।
तो क्रेडिटर में क्या करते थे प्लस, लेकिन यहाँ पर कैश में ख़रीदा है तो समझ जाइए कैश में से हमें माइनस करना है और मशीनरी में जोड़ देना है। तो कैपिटल में क्या करना है भैया, इनमें कुछ नहीं होगा, ये आप ऐसे 0 0 करके और देन आप न्यू इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दिलाया है उसी पे आगे आप कंटिन्यू करते जाओगे जैसे जैसे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आप अपने TS ग्रेवाल के क्वेश्चंस अगर आप चेक करोगे, इलस्ट्रेशन चेक करिए, उसमें जैसा तरीका बताया हुआ है आप उसको अब देखना। अगर आपने बिना आपने बेसिक समझे या अकाउंटिंग समझे आपको कैसा लग रहा होगा, आप कहेंगे यार ये क्या इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन अभी आपने जो ये वीडियो देखी है इसे देखने के बाद, समझने के बाद अब आप दोबारा उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ड लिखा है प्रीपेड या एडवांस पेड। तो हम पे क्या करते हैं, एक्सपेंस ही तो पे करते हैं। तो अगर किसी भी खर्चे के आगे प्रीपेड लगाओ, जैसे कि प्रीपेड रेंट, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, यानी किसी भी एक्सपेंस के आगे प्रीपेड लग जाता है तो वो हो जाता है एसेट। बस आप ये समझिए इतना, वो क्या हो जाता है, एसेट। और जब वो एसेट हो गया है तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम एसेट के कॉलम में नाम के साथ शो करेंगे प्रीपेड, जो भी है। अगर रेंट है तो रेंट लिख देंगे, वेजेस के आगे लिखा होता तो वेजेस लिख देते। ठीक है, यहाँ पर रेंट लिखा है तो चलिए मैंने लिख दिया प्रीपेड रेंट। तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट में प्लस करना है 100 रुपये, और जितना आपने पे किया है, क्योंकि पे किया है तो कैश माइनस ही होगा, कैश में से क्या कर देंगे माइनस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर 0 0 लिख सकता हूँ। तो इससे क्या सीख मिली इस वाले पॉइंट से, कि जब भी किसी एक्सपेंस के आगे प्रीपेड लिखा हो, प्रीपेड PREPAID, ठीक है, प्रीपेड, तो अगर प्रीपेड लगा हो किसी भी एक्सपेंस के आगे तो कैश में से माइनस कर देना, और हम एक प्रीपेड रेंट का कॉलम एसेट के अंदर में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एसेट होता है इसीलिए इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, गुड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब है जिसकी पेमेंट मैंने अभी तक नहीं की, जिसको हम कह सकते हैं ड्यू बट नॉट पेड, यानी हम पर वो अमाउंट चढ़ चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है। जैसे अगर हम से ये अगस्त का महीना है और अगर हमने अभी तक जुलाई का पे नहीं किया है, या अगर हमने जुलाई का रेंट नहीं पे किया या जून का रेंट नहीं पे किया, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से जानेंगे। तो ये भी एक्सपेंस के आगे लगा होता है। प्रीपेड कब लगा होता है, जब हम एडवांस में पे करते हैं, और नॉर्मली आउटस्टैंडिंग कब लगा होता है, जब हम पे नहीं करते। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपकी लाइबिलिटी बनती है और प्रीपेड आपका एसेट बनता है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लाइबिलिटी के कॉलम के अंदर आउटस्टैंडिंग, जो भी अगर आपने रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, और फिर क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे प्लस, कितना, जितना सपोज करो यहाँ पे 200 है तो 200 रुपये हमने प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए मैं इसको ठीक से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। तो ये 200 रुपये क्या कर दूँगा मैं प्लस, और साथ साथ इसको क्या, क्योंकि अभी तक मैंने पे नहीं किया इसलिए कैश में से तो कुछ नहीं होगा, कैश में कर दूंगा 0, लेकिन पे करना है तो इसीलिए इसे कैपिटल में से कर दूंगा माइनस। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि अगर आउटस्टैंडिंग का केस होगा तो कैपिटल में से माइनस, और लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बना के उसमें क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, तभी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को कर लोगे तो आपको मैं यकीन बना रहा हूँ कि आपने 90% अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
क्योंकि 10% में 20% में तो आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा और आप उसको सॉल्व। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं आती। अब आप इतने हैं कि अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आराम से उसको पहचान जाओगे, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो है अकाउंटिंग क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपने इतने ही समझने हैं, ठीक है। और भी पॉइंट्स है थोड़े हार्ड, तो वो हम ऐसे ही आप जहाँ भी ट्यूशन्स वगैरह आप पढ़ते हो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक था, अंडरस्टैंडिंग था, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, ताकि आपका टीचर अगर आपसे पूछे कि भाई बिज़नेस शुरू होती है तो पता क्या करते हैं, कैश में और कैपिटल में प्लस करते हैं, मुझे यही नहीं आता, तो फिर वो टीचर और थोड़ा आपसे गुस्सा हो जाएगा और फिर आपको और कुछ नहीं बताया, कहेगा पहले बेसिक सीख ले, पहले आता वाता तो है नहीं और ये पॉइंट्स पूछ रहा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने समझिए कि अगर आपको बेसिक क्लियर है तो फिर आप सामने वाले को थोड़ा बहुत तो जवाब दे सकते हो, ताकि उसे भी ये लगे कि हाँ इसको आता है, बस इस पॉइंट्स में उसको दिक्कत आ रही है। तो ये वीडियो मेरा मेन मोटिव यही था कि आप कहीं भी क्लास लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ये बेसिक पढ़िए और बेसिक से आप आराम से अकाउंटिंग क्वेश्चंस सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और मुझे बेनिफिट तब मिलेगा जब आप नए हों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है यार, और बेल आइकन जो है उसको भी आपने दबा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा अगर मेरे पास जैसे टाइम होता है, क्योंकि मुझे भी बैचेस वगैरह लेने पड़ते हैं ऑफलाइन, तो उसके रिगार्डिंग जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है किस किस टाइप में मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो बेशक आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी पूछना हो तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है ही है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू।